हेलो, स्वागत हो दोस्तों आपका आपके चैनल द परमा एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों अभी हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के जो कि थर्ड सेमेस्टर है उसके एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बीडी 301 जो कि आपका था उसके एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग बीडी 302 विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन के एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे। ये एमसीक्यूज आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं होंगी उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। एक पेपर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मैंने एक ये पेपर कराने के लिए बोला था मगर किसी कारणवश मैं ऐसा नहीं करा पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी लोगों से। अब मैं आप लोगों के लिए वो वीडियोस लेके आया हूँ। आपके एग्ज़ाम से पहले ये सभी वीडियोस आपको 1 से 2 वीडियोस में ही मिल जाया करेंगे। एक पेपर 1 से 2 वीडियो में ही आपको कंप्लीट होके मिल जाएगा। तो आप लोगों से बोलूँगा इन वीडियोस को आप देखिए और अपनी प्रिपरेशन जो है उनको रिवीजन मोड में लेके आ जाइए। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। आपका विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन जो कि होता है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसका सिलेबस क्या है? इसमें 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 है कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, यूनिट सेकंड अप्रोच फॉर स्कूल मैनेजमेंट, यूनिट थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट एंड यूनिट फोर्थ एजुकेशनल प्लानिंग एंड लीडरशिप। तो ये 4 यूनिट हैं। इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियोस में ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जिससे कि आपको ये वीडियोस जल्दी से आप देख पाएँ, इनको बार-बार रिवीजन मोड में लाके आप इनको देखते रहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इकाई नंबर 1 दिया गया है विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा। ठीक है, ये आपका है यूनिट 1। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्दों से हुई है? तो यह जो हुई है यह हुई है आपके लैटिन भाषा के शब्दों से हुई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन सेकेंड, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो यह जो मुख्य कार्यालय है वह है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, बेसिक शिक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह होता है ऑप्शन नंबर बी, निदेशक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, राज्य में शिक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? शिक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, राज्यपाल। क्वेश्चन 5, बागले व कीथ ने अध्यापक के गुणों की सूची में किन गुणों को जोड़ा है? तो उन्होंने जोड़ा है चातुर्य, नेतृत्व की क्षमता और स्पष्ट स्वर। तो यह पांचों हैं। इस हिसाब से यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन 6, शिक्षा के व्यावसायिक गुणों में शामिल है। तो शिक्षा के व्यावसायिक गुणों में क्या शामिल है? व्यावसायिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक निष्ठा। ऑप्शन सी, उत्तम स्वास्थ्य एवं जीवन शक्ति। तो यहाँ पे जो शामिल है ऑप्शन नंबर ए और बी, इस हिसाब से ये जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रशिक्षित शिक्षक के लिए सामान्यतः परीक्षण काल जिसको कि हम प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं 1 वर्ष का होना चाहिए। यह किसका सुझाव था? यह जो सुझाव था यह ऑप्शन नंबर बी है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का सुझाव था। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षक की जवाबदेही पर किसने बल दिया है? शिक्षक की जवाबदेही पर किसने बल दिया है? शिक्षक की जवाबदेही पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, छात्रों के वर्गीकरण के आधार हैं। तो छात्रों के वर्गीकरण के आधार कौन कौन से हैं? उनकी मानसिक आयु होती है, रुचि होती है और कालानुसार उनकी आयु होती है। तो यहाँ पे हम जाएंगे यह सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, उन्नति के भेद हैं। उन्नति के कौन कौन से भेद हैं? वार्षिक उन्नति, त्रैमासिक उन्नति और परीक्षण उन्नति। तो उन्नति के जो है तीनों भेद हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 11, भवन योजनाओं को विभक्त किया जाता है। किसमें विभक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, दो तरह से। क्वेश्चन नंबर 12, खुली योजनाओं में निम्न आकार की योजनाएं आती हैं। क्या? खुली योजनाओं में निम्न आकार की योजनाएं आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? ई व एच आकार की, आई व टी आकार की, यू वाई व एल आकार की। ये किसकी बात करी गई है? ये आपके स्कूल की बात करी गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, बंद योजनाओं में किस आकार की योजनाएं आती हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया है सी, ए एवं बी दोनों, मतलब ठोस आयताकार और शून्य आयताकार। एक तो ठोस आयताकार, दूसरा है
शून्य आयताकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। विद्यालय की स्थिति कैसे स्थान पर होनी चाहिए? तो विद्यालय की स्थिति अंधेरी गलियों में तो नहीं होनी चाहिए, नदी किनारे भी नहीं, फैक्ट्री के पास भी नहीं। कैसा होना चाहिए? एक ऐसा स्थान जहाँ की जलवायु व भूमि ना तो शुष्क हो ना ही अधिक नम। तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवार के सदस्यों को उचित सुख सुविधा एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा दी जाती है? किसके द्वारा दी जाती है? गृह स्वामी के अर्जित धन द्वारा, ऑप्शन बी केवल गृहिणी के अर्जित धन द्वारा, ऑप्शन सी गृह स्वामी एवं गृहिणी के अर्जित धन के सामंजस्य एवं कार्यकुशलता के द्वारा, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऐसा होगा वह होगा गृह स्वामी एवं गृहिणी के अर्जित धन के सामंजस्य एवं कार्यकुशलता के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पारस्परिक जीवन के अनुकूल परिवर्तन लाना ही गृह प्रबंध है। तो यह किसकी कहना है? यह हो जाता है उद्देश्य। क्या? पारस्परिक जीवन के अनुकूल परिवर्तन लाना ही गृह प्रबंध है। यह क्या हो जाता है? यह हो जाता है एक उद्देश्य। क्वेश्चन 17, विद्यालय पर्यवेक्षण की स्थिति है। तो विद्यालय पर्यवेक्षण की स्थिति क्या है? आरसीएस, ईटीसी और ईसीएस। तो यह सभी हो जाती हैं। कौन सी? आरसीएस, ईटीसी और ईसीएस। तो ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 18, सर्वप्रथम निरीक्षण पद्धति किस आयोग की देन है? क्या सर्वप्रथम निरीक्षण पद्धति किस आयोग की देन है? तो यह जो देन है ऑप्शन नंबर बी वुड का घोषणा पत्र की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, 1882 के हंटर कमीशन की सिफारिश पर कौन से कार्य सौंपे गए थे? कौन से कार्य सौंपे गए थे? तो यह सौंपा गया था अनुदान का उचित उपयोग, विद्यालयों के सरकारी अनुदान, ऑप्शन सी शिक्षण की प्रभावशीलता को मापना। तो यह सभी थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विद्यालय प्रबंधन की ही बात करिए तो आपको यह तो पता ही होना चाहिए जो इस बार जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वह किसकी अध्यक्षता में बनी है। ठीक है, एनईपी जो है ये किसकी अध्यक्षता में बनी है? आपको यह बात पता होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आपके पास जरूर आते रहेंगे। ठीक है, विद्यालय से रिलेटेड है तो आपके पास इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे कि एनसीईआरटी की फुल फॉर्म आप बता दीजिए। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है वहाँ पे वो डायरेक्टली डाइट की फुल फॉर्म आपसे पूछ लें तो आपको डाइट की भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सभी कुछ फुल फॉर्म्स हैं, आपको पता होनी ही चाहिए। एससीईआरटी की फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए। एससीईआरटी बना कब था? एनसीईआरटी कब बना है? इन सभी चीज़ों को आप याद रखिए। ठीक है, एक पेपर पे नोट कर लीजिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डाइट, इन सभी के जो भी इस्टेब्लिशमेंट ईयर हैं उनको याद कर लीजिए। ये कभी भी पूछे जा सकते हैं इस समय। ठीक है, क्योंकि आपका ये सिलेबस भी चेंज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रबंधन के कितने चरण होते हैं? तो प्रबंधन के जो हैं होते हैं 4 चरण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रबंधन का चरण कौन सा नहीं है? देखिए अभी बताए गए 4 चरण हैं, कौन से नहीं है? तो देखिए लक्ष्य जो है यह प्रबंधन का चरण नहीं है, बाकी सभी हैं। नियोजन है, नियंत्रण है और मूल्यांकन है। तो इसमें जो इसी हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? वह जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बाकी सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संगठन कार्य करने की मशीन है जिसका निर्माण व्यक्तियों, वस्तुओं, धारणाओं, प्रतीकों, स्वरूपों, नियमों सबके संयोग से किया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है जेवी सीयर्स का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर अंतर न करके समान रूप से सभी को शिक्षा दी जाएगी? तो यह 21वें और 22वें इसमें बात करी गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान की किस धारा के अंतर्गत पिछड़े एवं कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है ऑप्शन नंबर डी, धारा जो है आपकी धारा है 46। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी धारा है 46। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान की धारा 28 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य द्वारा पूर्ण पोषित संस्था में
क्या? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। विशेष परिस्थिति में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है मित्रों वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या है? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26, 1976 के संवैधानिक संशोधन के अनुसार शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को जो सूची में रखा गया है वह रखा गया है समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान की किस धारा में कहा गया है कि भारत एक बहुभाषीय राष्ट्र है, परंतु बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही उपलब्ध कराई जानी चाहिए? यह किसमें है? यह जो है ऑप्शन नंबर ए 350 ए। क्वेश्चन नंबर 28, 1957 में शिक्षा मंत्रालय के साथ किसे जोड़ा गया था? तो शिक्षा मंत्रालय में 1907 में वैज्ञानिक अनुसंधान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव विकास संसाधन मंत्रालय कब रखा गया था? तो 1985 में। अब जैसे ही ये बात आपसे पूछ ली जाए कि जिसको MHRD बोलते थे, ठीक है, अभी इसको क्या बोलते हैं? अभी फिर से इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। तो अब आपको यह पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये दोबारा कब से आया है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इससे पहले MHRD। ठीक है, अभी आपका शिक्षा मंत्रालय किसके पास है, कौन इसका मिनिस्टर है, ये कुछ चीज़ें क्योंकि विद्यालय प्रबंधन से हैं तो आप इसको याद रखिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? ये लागू हुई थी 1964 और 65 में। ठीक है, अभी वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जा सकते हैं कि इस बार का पैटर्न कैसा है, 10+2+4 या 5 कैसे करके है, ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, टू वर्ड्स एंड लाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी किसमें से संबंधित है? यह जो संबंधित है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पुनर्निरीक्षण के द्वारा संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, बेसिक शिक्षा परिषद का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? तो वह होता है निदेशक। क्वेश्चन नंबर 33, गृह विज्ञान में घर का अर्थ होता है, तो गृह विज्ञान में घर का जो अर्थ होता है वह होता है परिवार। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण करने हेतु मैदानी क्षेत्र में एक विद्यालय कितने किलोमीटर पर होना चाहिए? तो एक विद्यालय जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, परिवार के सदस्यों की सफलता निम्न में से किस पर विशेष रूप से निर्भर करती है? तो वह निर्भर करती है ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम लोग, उत्तम एवं वैज्ञानिक गृह प्रबंधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, एक प्राथमिक विद्यालय कितनी जनसंख्या पर खोलने का प्रावधान है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी 300 जनसंख्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, आधुनिक पर्यवेक्षण अध्यापन व अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है। क्या? आधुनिक पर्यवेक्षण अध्यापन व अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है। क्या है? एडम्स का है। यह कथन किसका है? एडम्स का है, डिकी का है, विल्स का है या वर्तकी का है? तो यह जो कथन है यह है विल्स का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, विद्यालय में पर्यवेक्षण का उद्देश्य है। क्या विद्यालय में पर्यवेक्षण का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से उद्देश्य हैं। एक तो दिया गया है शिक्षकों, छात्रों व कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित होना। ऑप्शन बी, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास पर बल देना। ऑप्शन सी, शिक्षा जगत के नवीन आविष्कारों से परिचित करना। तो यहाँ पे ये जो है ये सभी है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, विद्यालय पर्यवेक्षण की विधि कैसी है? तो यह सभी हैं। इससे पहले अभी हम लोगों ने इस प्रश्न को पढ़ा भी था। क्वेश्चन नंबर 40, गृह प्रबंधन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो गृह प्रबंधन में देखिए भैया किसकी होती है, आप सभी लोगों को पता है, मालिक की है, बच्चों की है, रिश्तेदारों की है, गृहिणी की है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह होती है गृहिणी की। क्वेश्चन 41, वरिष्ठ अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन परीक्षण है, या किसका कथन है? या जो कथन है तो डॉक्टर मुखर्जी जी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, गतिशील परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित कर उद्देश्यों को पूरा कहलाता, उद्देश्यों को पूरा करना कहलाता है। क्या बोला गया है? कि गतिशील परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित कर
उद्देश्यों को पूरा करना कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं गृह प्रबंध। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है यह सही है। क्वेश्चन नंबर 43, इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। यह बात किसने बोली है? यह बोली है डॉक्टर राधाकृष्णन, एच जी वेल्स, हुमायूं कबीर या गारफोर्थ। तो इन्होंने यह बात बोली है, वह है एच सी वेल्स। क्या बोली है? कि इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। क्वेश्चन 44, शिक्षा के गुणात्मक सुधार के सभी तत्वों में अध्यापक के गुण, कुशलता एवं चरित्र का महत्व निसंदेह सर्वोपरि है। यह किस आयोग की रिपोर्ट है? यह जो रिपोर्ट है यह है आपकी माध्यमिक आयोग की रिपोर्ट है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षक मानव जाति का कर्ता है। यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन नंबर सी, जॉन एडवर्स का। क्वेश्चन नंबर 46, ऐसे अध्यापक पर अफसोस है। क्या? ऐसे अध्यापक पर अफसोस है जो जुबान से कुछ और पढ़ाता है परंतु उसके दिल में कुछ और रहता है। ये किसने बात बोली है? यह बात बोली है हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, शिक्षक का आर्थिक स्तर इतना अच्छा हो कि वह निजी शिक्षण, जिसको कि हम ट्यूशन कहते हैं, ना करे। किस आयोग की रिपोर्ट में यह बात बोली गई है? तो यह बात भी बोली गई है इसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बोली है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, शिक्षकों की त्रिमुखी लाभ योजना का क्या अभिप्राय है? तो शिक्षकों की त्रिमुखी लाभ योजना का अभिप्राय है, यहाँ पे देखिए, पेंशन, प्रोविडेंट फंड और जीवन बीमा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49, किसी भी समाज में शिक्षकों के स्तर से सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की जानकारी होना आवश्यक है। यह किसकी रिपोर्ट है? यह जो रिपोर्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, नेतृत्व की का व्यवहारवादी सिद्धांत किसकी देन है? तो यह जो देन है यह है हेम्पिल। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, यह किसकी पुस्तक है? यह जो पुस्तक है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, हर्वर्ड ए सीमोन की। किसकी है? हर्वर्ड ए सीमोन की। क्वेश्चन नंबर 52, नेतृत्व का आकस्मिक सिद्धांत किसकी देन है? क्या? नेतृत्व का आकस्मिक सिद्धांत जो देन है वह है फिल्डर की। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, नेतृत्व के व्यवहार को जानने हेतु सोशल प्रोसेस मॉडल ऑफ बिहेवियर किस शिक्षा शास्त्री का है? क्या दिया गया है? नेतृत्व के व्यवहार को जानने हेतु सोशल प्रोसेस मॉडल ऑफ बिहेवियर, क्या? सोशल प्रोसेस मॉडल ऑफ बिहेवियर किस शिक्षा शास्त्री का है? तो यह है कैट, जिल्स व गुआ का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 54, जिस प्रकार जहाज में कप्तान का स्थान प्रमुख होता है उसी प्रकार विद्यालय में प्रधानाध्यापक का स्थान प्रमुख होता है। यह जो विचार है किस शिक्षा शास्त्री का है? या जो है प्रोफेसर गम वर्ण का है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 55, मैं उसे अच्छा मुख्य अध्यापक समझता हूँ जो अपने सहकर्मियों से कठोर शासन न करता हो और उन्हें अनुप्रेरित करता हो। तो यह कथन किसका है? यह है के जी सैगन का। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56, प्रधानाध्यापक को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? अध्यापकों के दायित्व का विभाजन, शिक्षण कार्य का मूल्यांकन या कक्षाओं में हस्तक्षेप या अभिलेखों का रख रखाव। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे। अध्यापकों के दायित्व का विभाजन, शिक्षण कार्य का मूल्यांकन, कक्षाओं में हस्तक्षेप व अभिलेखों का रख रखाव। तो जो नहीं करना चाहिए उनको, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है भाई, कक्षाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो यह प्रश्न कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और अभी भी अगर आपको नहीं पता है तो यह गलत बात है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका, ठीक है। क्वेश्चन 58, अपने संवेगों तथा शक्तियों को उस नियम के अधीन करना अनुशासन है जो अराजकता को व्यवस्था प्रदान करता है। यह किसका कथन है? यह जो कथन है ऑप्शन नंबर है बी,
टीपी नन। क्वेश्चन 59, दमनात्मक अनुशासन पर किस दार्शनिक विचारधारा ने बल दिया है? क्या दमनात्मक अनुशासन पर किस दार्शनिक विचारधारा ने बल दिया है? तो यह दिया है आदर्शवाद। ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60, मुक्तात्मक अनुशासन किस दार्शनिक विचारधारा ने स्वीकार किया है? क्या मुक्तात्मक अनुशासन? तो यह जो स्वीकार किया है प्रकृतिवाद ने। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से नकारात्मक साधन नहीं है, तो इसमें से नकारात्मक साधन कौन सा नहीं? एक तो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर है ई दंड, ऑप्शन बी बाह्य प्रभाव पर नियंत्रण, ऑप्शन सी उदासीन व्यवहार, ऑप्शन डी आलोचनात्मक दृष्टिकोण। तो जो नहीं है ऑप्शन नंबर बी दिया गया है बाह्य प्रभाव पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 62, प्रसिद्ध शिक्षाविद केजी सैयदन ने अनुशासनहीनता के कारण बताए हैं, तो कौन कौन से हैं? एक तो दिया गया है आपका सॉरी, विद्यालय में असंतोष की भावना, ऑप्शन बी अध्ययन में पर्याप्त रुचि का अभाव, ऑप्शन सी विद्यालयों में छात्रों की बढ़ती संख्या। तो यह सभी है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63, आज विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की आवश्यकताएं व रुचियां भिन्न भिन्न हैं, अतः इन्हें उचित दिशा में मोड़ने हेतु निर्देशन की आवश्यकता है। यह किस आयोग ने कहा है? यह जो कहा है यह कहा है माध्यमिक शिक्षा आयोग। किसने बोला है? माध्यमिक शिक्षा आयोग। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? बी। अब आपको देखिए करना क्या है, आपके पास अभी थोड़ा सा टाइम है, आप 5 से 10 मिनट निकाल के माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में पढ़ लीजिए, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पढ़ लीजिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने जो कहा है उसके लिए पढ़ लीजिए। इस तरह अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर निर्देशन कर्ता का क्या कार्य है? क्या प्राथमिक स्तर पर निर्देशनकर्ता का क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है बालक का विकास करना। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है, उत्तर माध्यमिक स्तर पर कितने विद्यालयों पर एक निर्देशनकर्ता होना चाहिए? कितने विद्यालय पर? 19 विद्यालय पर। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सी पाठ्यक्रम संबंधी क्रिया नहीं है? तो वाद विवाद व भाषण। छात्रों का प्रवेश यह है, पाठ्य पुस्तकों का चयन भी है, समय तालिका का निर्माण भी है। जो नहीं है वह है आपका वाद विवाद व भाषण। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67, पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक ऐसा साधन है जिससे वह अपने पदार्थ को अपने आदर्श के अनुसार अपने कला पक्ष में ढाल सके। यह बात किसने बोली है? यह बात बोली है कनिंघम ने। किसने बोली है? कनिंघम ने। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68, जीवन की वर्तमान क्रियाएं ही पाठ्यक्रम है। यह किसका कथन है? यह जो है फ्रैंकलिन बॉबिट का है। फ्रैंकलिन बॉबिट क्या इन्होंने बोला है कि जीवन की वर्तमान क्रियाएं ही पाठ्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 69, 1977 में एक पुनर्निरीक्षण समिति की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पाठ्यक्रम बताया है, कैसा पाठ्यक्रम बताया है? समाज केंद्रित बताया है, बाल केंद्रित बताया है, या राजनीति केंद्रित बताया है? तो आप सभी को इसको अच्छी तरह से पता होगा। उन्होंने बताया है बाल केंद्रित, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड। क्या बोलते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड। क्वेश्चन नंबर 71, टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग है जो उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है। यह किसका कथन है? यह कथन जो है जसवंत सिंह का है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा तथ्य यहाँ पे जो है गलत दिया गया है? वो तथ्य कौन कौन से हैं उनको पढ़ते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, कार्यभार को क्या दिया गया है? कार्यभार को ध्यान में रखकर समय सारणी बनाई जानी चाहिए।
समय सारणी व्यापक होनी चाहिए। फिर दिया गया ऑप्शन नंबर सी, समय सारणी ऐसी होनी चाहिए जिसमें विद्यालय में प्राप्त संसाधनों का अधिकतम प्रयोग हो सके। या ऑप्शन डी क्या दिया गया, समय सारणी में प्रथम कालांश पाठ्य सहगामी क्रियाओं का होना चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। यह जो है यह गलत है। ठीक है, बाकी सभी तीनों क्या है, यह सही है। क्वेश्चन नंबर 73, समय तालिका शिक्षक और विद्यार्थी को ताले में बंद कर देती है। यह किसने बात बोली है, बोली है R.C. फॉस। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं छात्रों के स्वास्थ्य के लिए सशक्त चिकित्सा है क्या? जैसे खेल चिकित्सा, योग चिकित्सा, समूह चिकित्सा। तो यह सभी है। क्वेश्चन नंबर 75, आज भारत को भगवत गीता की नहीं वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह बात किसने बोली है? यह बात बोली है स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76, वाद विवाद प्रतियोगिता में तत्व याद रखने चाहिए। तो कैसे? ऑप्शन नंबर ए दिया गया, प्रतियोगिता का संचालन कुशल अध्यापकों द्वारा किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, उच्चारण संबंधी शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन सी, प्रतियोगिता तिथि पूर्व निश्चित है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 77, स्कोला शब्द किस भाषा से लिया गया है? स्कोला जो है किस भाषा से लिया गया है? तो सीधा सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर हो जाता है ए, ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 78, स्कूले किस भाषा से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है लैटिन भाषा से लिया गया। अब इस चीज को आपको बहुत बारीकी से याद रखना है। एक में ए है और एक में ई है। जिसमें ए है उसमें ग्रीक, जिसमें ई है उसमें लैटिन। 79, स्कूल एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां बालक के विकास की दृष्टि से उसे विशिष्ट क्रियाओं तथा व्यवसाय की शिक्षा दी जाती है। यह कथन किसका है? यह कथन है डीवी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में 1927 में प्रथम पब्लिक स्कूल कहाँ स्थापित हुआ था? वह जो स्थापित हुआ था शिमला में हुआ था। ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 81, पब्लिक स्कूल आधुनिक लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रतिकूल है और उन्होंने देश की प्रगति में कोई योगदान नहीं दिया है। यह किसकी रिपोर्ट है? यह जो रिपोर्ट है मुदलियार आयोग की। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82, समुदाय जीवन यापन के विभिन्न ढंगों के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान के लिए बालक की प्रयोगशाला है। यह किसका कथन है? यह जो कथन है ऑप्शन नंबर है ए, जॉन यू माइकेलिस का। क्वेश्चन नंबर 83, प्राकृतिक वातावरण को प्रयोगशाला किस स्तर पर स्वीकार करती है? क्या दिया गया है? प्राकृतिक वातावरण को प्रयोगशाला किस स्तर पर स्वीकार करती है? या जो स्वीकार करती है वह है आपका प्राथमिक स्तर पर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 84, भवन निर्माण में कक्षा कक्ष की ऊंचाई कितनी फीट होनी चाहिए? तो भवन निर्माण में कक्षा कक्ष की ऊंचाई जो है ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 17 फीट पे होनी चाहिए। क्वेश्चन 85, किस आकार का भवन नहीं होता है? तो ए आकार का होता है, आई का होता है, सी का होता है। जो नहीं होता है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इसको याद रखिए, डी आकार का नहीं होता है। क्वेश्चन 86, पढ़ने और खड़े होने के लिए अतिरिक्त स्थिति तथा लिखने के लिए न्यून स्थिति सर्वोत्तम है। यह किसका कथन है? यह जो है रायवर्न का है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 87, मुख्य प्रकाश विद्यार्थियों को किस दिशा से मिलना चाहिए? मुख्य प्रकाश जो है विद्यार्थियों को बाएं दिशा से मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। क्वेश्चन 88, उत्तम प्रकार के कक्षा कक्ष किसकी आकृति के होते हैं? क्या दिया गया? उत्तम प्रकार के कक्षा कक्ष किसकी आकृति के होते हैं? तो वह जो होते हैं आयताकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया गया। क्वेश्चन 89, बोर्डिंग हाउस स्कूल कंपाउंड में होना चाहिए
क्या बोर्डिंग हाउस स्कूल कंपाउंड में होना चाहिए, यह बात बोली है रायबर ने। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 90, प्राथमिक स्तर पर निर्देशनकर्ता का क्या कार्य है? तो निर्देशनकर्ता का कार्य है बालक का विकास करना, समस्याओं को सुनना, समस्याओं का सुधार करना। तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 91, गृह व्यवस्था को सफल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा बनाया जा सकता है? नियोजन के द्वारा, नियंत्रण के द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा और इन सभी के द्वारा। तो यह क्या है? इन सभी के द्वारा बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 92, पुस्तकालय विद्यालय का होता है, क्या होता है? पुस्तकालय जो है विद्यालय का हृदय होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 93, विद्यालय प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या करना होता है? देखिए इनको पढ़ते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक संसाधनों को गतिशील संगठन इकाइयों में परिवर्तित किया जा सके। या ऑप्शन बी दिया गया है, उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस प्रकार कार्य किया जा सके जिसके लिए प्रबंधन किया जा रहा है उन्हें संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो ये जो दोनों हैं, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है? सही है। ठीक है, क्या दिया गया? विद्यालय प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है। तो आपको ऑप्शन ए और बी दोनों पता होने चाहिए। क्वेश्चन 94, विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता होती है, कैसी होती है? विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ऑप्शन बी, विद्यालय के विशेष उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए। ऑप्शन सी, बालक के बहुमुखी विकास के लिए। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के लिए। तो ये जो सभी सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 95 देखते हैं, उचित विद्यालय प्रबंधन हेतु विद्यालय में आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? पर्याप्त मात्रा में छात्र हों, योग्य अध्यापक हों और पर्याप्त साधन हो। तो यह सभी जो है क्या है? आवश्यक है। 96, विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र होता है, तो विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र कैसा होता है? विस्तृत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 97, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? क्या? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ है? तो यह जो हुआ है 1887 1887 में हुआ है। क्वेश्चन 98, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन कराया किसने था? ये जो कराया था वुडरो विल्सन ने। अब दोनों चीजें यहाँ पे आपका क्लियर है, किसने कराया? वुडरो विल्सन ने। कब कराया? 1887 में कराया। क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है, विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र है, ऐसा है? अकादमिक क्षेत्र है, प्रशासनिक क्षेत्र भी है और वित्तीय क्षेत्र भी है। तो इस हिसाब से ये सभी ऑप्शंस आपके करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100, विद्यालय प्रबंधन की प्रविधि कैसी है? विद्यालय प्रबंधन की प्रविधि जो है एकतांत्रिक है, बहुतांत्रिक है और जनतांत्रिक है। तो ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी भी आपका यहाँ पे करेक्ट है। आपने 100 एमसीक्यूज किए, इनको दोबारा से रिपीट मोड में देखिए। ठीक है, ऐसे करके ही आप देखिए। 100 आपने पढ़ लिए, पॉज करिए, वापस जाइए, फिर से 100 को देखिए, फिर आगे आके आप 101 से देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कंटिन्यू इसको देखते रहिए, आप जिस तरह से आपको समझ आए। क्वेश्चन नंबर 101 पे आ जाते हैं, विद्यालय प्रबंधन का सोपान है। तो विद्यालय प्रबंधन का कैसा सोपान है? एक नियोजन करना भी है, संगठन भी है, समन्वय भी है। इस हिसाब से ये तीनों है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 102, विद्यालय प्रबंधन का सोपान नहीं है। अब कौन सा नहीं है? देखिए, नियोजन अभी आपने पढ़ा था, संगठन भी पढ़ा था, समन्वय भी पढ़ा था। कौन सा यहाँ पे नहीं है? तो अकादमिक नहीं है। अब देखिए, अब आपको यहाँ से पूरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 103, विद्यालय प्रबंधन आवश्यक है क्योंकि, विद्यालय प्रबंधन आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक विद्यालय का एक उद्देश्य व लक्ष्य होता है
ऑप्शन नंबर बी दिया गया है विद्यालय प्रबंधन विद्यालय के सफल संचालन की कुंजी है। ऑप्शन सी क्या दिया गया है विद्यालय हेतु भौतिक संसाधनों की व्यवस्था हेतु प्रबंधन कौशल आवश्यक है। तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, सभी ऑप्शंस करेक्ट है। 104 विद्यालय प्रबंधन का संचालन होता है। तो विद्यालय प्रबंधन का संचालन किसके द्वारा होता है? बेसिक क्वेश्चन, बेसिक आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 105 विद्यालय में प्रधानाध्यापक क्या होता है? विद्यालय में प्रधानाध्यापक विद्यालय का प्रतिबिंब होता है, विद्यालय की गतिविधि का केंद्र होता है, विद्यालय का नियामक होता है। तो ये सभी जो ऑप्शन हैं आपके, यह करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे। 106 प्रधानाध्यापक का गुण है, कौन कौन से हैं? आदर्श चरित्रवान होना चाहिए, ऑप्शन बी कर्तव्य परायण होना चाहिए, ऑप्शन सी नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। तो 106 का जो करेक्ट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। 107 प्रबंधन को किसके द्वारा पहचाना गया था? प्रबंधन को किसके द्वारा पहचाना गया था? ऑप्शन नंबर दिया गया है ए हेनरी फ्योल के द्वारा। 108 प्रबंधन का सबसे पहला कार्य क्या है? प्रबंधन का जो सबसे पहला कार्य है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए नियोजन करना। 109 दिया गया है प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। तो प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है समाज के लिए रोजगार का सृजन करना, ऑप्शन बी पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, ऑप्शन सी कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक देना। तो यह सभी है, यह सभी हो जाते हैं, उपरोक्त सभी। कुछ तबीयत नहीं सही दोस्तों, इस वजह से बार बार ऐसा कुछ आवाज में आपको डिफरेंस लग रहा होगा। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे वीडियोस आपको कंप्लीट करा दूं, ठीक है। इसी वजह से मैं लेट हो गया, नहीं तो मैं इस पहले ही सब कंप्लीट करा चुका होता। 110 को प्रश्न दिया गया है प्रबंध करने से आशय पूर्वानुमान लगाने एवं योजना बनाने, संगठन की व्यवस्था करने, निर्देश देने, समन्वय करने तथा नियंत्रण करने से है। यह कथन किसका है? यह जो कथन है हेनरी फ्योल का है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 111 दिया है किसने परिभाषा दी है? गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसमें साधनों को नियंत्रित किया जाता है। यह बात किसने बोली है? यह बात बोली है ऑप्शन नंबर है बी आपका राजमल पी देवदास जी ने। अब वो देवदास मूवी तो आपने सभी ने देखी होगी, नहीं देखी तो देख लीजिए एग्जाम के बाद। 112 गृह व्यवस्था एक व्यावहारिक विज्ञान है, यह किसने बोला है? यह बात बोला है ऑप्शन नंबर सी कोटिचन ने। किसने बोली है? कोटिचन ने। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन 113 है प्रबंधन है, प्रबंधन क्या है? कार्य को पूर्ण करना, स्रोतों को इस प्रकार उपयोग कर लक्ष्य की प्राप्ति, घर का रख रखाव या घर का रख रखाव इस स्फूर्ति से करना। तो दो तो देखिए ऐसे ही हट गए, ये तो होंगे नहीं, ठीक है, दो आपके हट गए। जो करेक्ट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 114 है गृह प्रबंध समस्त देशों में अत्यधिक सामान्य व्यवस्था है जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत है तथा अधिकांशतः धन का उपयोग किया जाता है और यह व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। तो यह कथन किसका है? यह जो कथन है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए गुड जॉनसन का। 115 है प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है ना कि सॉरी प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन। यह कथन किसका है? यह जो कथन है ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, लॉरेंस ए एप्ले का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 दिया गया है प्रबंधन का आशय निर्णयन से है। यह परिभाषा किसकी है? यह जो परिभाषा है रॉस मूर की है। ऑप्शन नंबर सी। 117 है प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नीतियों का क्रियान्वयन, नियोजन एवं पर्यवेक्षण किया जाता है। यह कथन किसका है? यह जो कथन है ऑप्शन नंबर ए मिल वर्ड का है।
118 है, प्रबंधन किस प्रकार की क्रिया है? प्रबंधन जो है मानवीय क्रिया है, ऑप्शन नंबर बी। 119, प्रबंधन नियोजन की विधि है, यह किसने कहा है? यह जो बोला है ऑप्शन नंबर ए, EFL ब्रीच ने, ऑप्शन नंबर ए। 120, प्रबंधन का उत्तरदायित्व किसके प्रति है? प्रबंधन का जो उत्तरदायित्व है वह सरकार के प्रति है, समाज के प्रति है और स्वामी के प्रति है, तो इन सभी के प्रति है, ऑप्शन नंबर डी। 121, एक अच्छे गृह प्रबंध के लिए आवश्यक है, एक अच्छे गृह प्रबंध के लिए आवश्यक है क्या? गृहिणी का कार्यकुशल होना, गृहिणी का जागरूक होना, यह दोनों है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 दिया गया है, व्यवस्था एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है और अपरिवर्तनशील प्रक्रिया है, तो व्यवस्था जो है एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। व्यवस्था कैसी प्रक्रिया है? एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 123 दिया गया है, गृह व्यवस्था संस्कृति की जड़ होती है, भिन्न भिन्न संस्कृतियों में गृह उत्तरदायित्वों की व्यवस्था से भिन्नता होती है। स्वयं संस्कृति में भी पर्याप्त भिन्नता होती है, यह कथन किसका है? यह जो कथन है ऑप्शन नंबर है ए, इरीन ओपेनहीम का। किसका है? इरीन ओपेनहीम का। 124 क्वेश्चन दिया गया है, प्रबंध का महत्व है, तो प्रबंध का महत्व क्या है? सीमित साधनों में जीवन यापन करते हैं, मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का बहुउद्देशीय उपयोग करने में, परिवार के सदस्यों में समन्वय स्थापित करने में, तो जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है डी। 125, प्रबंध को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? इसे जो बांटा गया है 5 श्रेणियों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 126, गृह व्यवस्था को बांध के समान किसने कहा है? तो गृह व्यवस्था को बांध के समान जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, राजमल पी देवदास ने कहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127, गृह प्रबंध को एक मानसिक प्रक्रिया किसने माना है? तो गृह प्रबंध को एक मानसिक प्रक्रिया माना है, ऑप्शन नंबर है ए, ग्रॉस एवं क्रेडल है। 128, प्रबंधकीय प्रक्रिया का अवरोध है, क्या प्रबंधकीय प्रक्रिया का अवरोध क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है, व्यवस्था की प्रक्रिया से अनभिज्ञता, ऑप्शन बी संभावित साधनों से अनभिज्ञता, ऑप्शन सी आवश्यक सुविधाओं की कमी, तो जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 129, किसने कहा है व्यवस्थापन घर के वातावरणों में मानवीय संगठन की प्राकृतिक वृद्धि है? तो ये जो बोला है ऑप्शन नंबर है ए, निकिल एवं डॉर्सी ने। क्वेश्चन 130, प्रबंधन का कार्य है, तो प्रबंधन का कार्य क्या होता है? प्रबंधन का कार्य होता है नियोजन करना, नियंत्रण करना और संगठन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। 131, कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है? तो जो प्रबंधन का कार्य नहीं है, इससे पहले यह प्रश्न आ चुका है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वह नहीं है। 132, प्रबंध है क्या है? विशुद्ध विज्ञान है, व्यावहारिक विज्ञान है, कला है, विज्ञान एवं कला दोनों है, तो प्रबंध क्या है? विज्ञान एवं कला दोनों है। 133, एक प्रबंध सिद्धांत असफल होता है क्या? एक प्रबंध सिद्धांत असफल होता है, इसमें सार्वभौमिकता की कमी होती है, ऑप्शन बी प्रबंध एक कला है, ऑप्शन सी सिद्धांत आवश्यक नहीं है, या ऑप्शन डी लोग अनपढ़ हैं। तो देखो 133 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है बी, प्रबंध एक कला है। 134, निम्न में से कौन सा कार्य प्रबंधकीय कार्य नहीं है? वह जो कार्य है ऑप्शन नंबर है सी, विपणन। 135, प्रबंध का उद्देश्य है, तो प्रबंध का उद्देश्य कैसा है? ए है आत्मविश्वास, बी है
अभिव्यंजकता, सी है संगठन और डी है प्रेरणा। तो 135 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है बी, अभिव्यंजकता। 136, व्यवस्था के सुधार में बाधा है। तो व्यवस्था के सुधार में बाधा क्या है? संभावित साधनों का अभाव। ऑप्शन नंबर जो ई है आपका करेक्ट है। 137, जीवन दर्शन के निर्माण के लिए किस क्रियाकलाप की आवश्यकता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया गया है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप की आवश्यकता नहीं है। जीवन दर्शन के लिए धार्मिक क्रियाकलाप की आवश्यकता है, प्रजातीय है, विद्यालय है, मगर सांस्कृतिक की नहीं है। 138, प्रबंधन की श्रेणी नहीं है। तो प्रबंधन की श्रेणी नहीं है, कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया गया है, ये करेक्ट है, बाकी सभी हैं। 139, व्यक्ति के जीवन दर्शन को प्रभावित करने वाला कारक है, क्या है? वह है शिक्षा। 140, पारिवारिक जीवन का प्रशासनात्मक पक्ष है, क्या है? गृह व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी। 141, गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के स्रोतों या साधनों के प्रयोग हेतु किया गया आयोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन है। यह युक्ति किसकी है? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, निकेल एवं डॉर्सी की। 142, गृह व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है, तो क्या नहीं है? अनुराग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 143, पारस्परिक जीवन के अनुकूल परिवर्तन लाना ही गृह प्रबंध है। या कैसा परिवर्तन है? या जो है मूल उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने यूनिट 1 आपकी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इस यूनिट 1 को आप दोबारा से देखें और बार बार देखें। ठीक है, आपके एग्जाम से आपका रिवीजन मोड ही चल रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोगों से कहूँगा, अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो जो इसका टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप इसी चैनल के अबाउट में जाएंगे, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जब आप उसमें ज्वाइन करेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ भी वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, वो अपना रिविजन कर पाए, अच्छे से पढ़ाई कर पाए। अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग यूनिट नंबर 2, जो कि है आपका विद्यालय प्रबंधन के लिए उपागम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया का उपागम है। तो कौन कौन से उपागम है, इसको देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों का निर्माण करना। ऑप्शन बी, विद्यालयों का वर्गीकरण एवं समूहीकरण करना। ऑप्शन सी, अध्ययन वर्ग के कार्यों में समन्वय करना। तो यह सभी है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, कुल गुणवत्ता प्रबंधन का अनुप्रयोग है, क्या है? कुल गुणवत्ता प्रबंधन का अनुप्रयोग है। ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका सी, ए एवं बी दोनों। ए और बी क्या दिया गया है? ए है आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने में। ऑप्शन बी, ग्राहक सेवा में सुधार करने में। तो जो 2 का करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, शिक्षा में टी क्यू एम की आवश्यकता पड़ती है। टी क्यू एम क्या है, अभी हम लोग इसको आगे भी देखेंगे। टी क्यू एम ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया, देखिए कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, शिक्षा की नीतियों और योजनाओं को निर्धारित करने में। ऑप्शन बी, योजनाओं का मूल्यांकन करने में। ऑप्शन सी, शिक्षा में स्थायित्व व निश्चितता लाने में। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 4, टी क्यू एम का उद्देश्य क्या है? तो टी क्यू एम का जो उद्देश्य है, व्यवसाय को बढ़ाना होता है। ऑप्शन बी, व्यर्थ प्रथाओं के कारण होने वाले नुकसान को कम करना होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, टी क्यू एम लागू करने वाली कंपनी है, तो वह कौन सी है? फोर्ड मोटर कंपनी, फिलिप्स और मोटोरोला। तो यह सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, टी क्यू एम की गतिविधि क्या है? तो टी क्यू एम की गतिविधि जो है, लगातार गुणवत्ता सुधार करना। ऑप्शन बी, कुल ग्राहक संतुष्टि, कुल कर्मचारियों की भागीदारी। तो यह सभी है।
क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा के स्थायी तरीकों में से इन भागों को पहचानने के लिए जिनमें पारस्परिक संबंध जोड़ा जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? विश्लेषण का। ऑप्शन नंबर है ए। क्वेश्चन नंबर 8, एक नवीन तत्व की पहचान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो प्रयोग किया जाता है संश्लेषण का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, मॉडलों का निर्माण किसके अंतर्गत किया जाता है? तो प्रतिरूप। क्या? प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, सिल्बर्न ने प्रणाली विश्लेषण की प्रदर्शित करने में किन बातों को महत्व दिया था? एक तो विश्लेषण पर महत्व दिया था, संश्लेषण पर महत्व दिया था, प्रतिरूप एवं पूर्वाभ्यास पर महत्व दिया था। तो यह सभी है। 100 सॉरी 100 बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 11, प्रणाली विश्लेषण के अंतर्गत किस प्रारूप को समाहित किया गया है? तो समाहित किया गया है प्रशिक्षण मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान का प्रारूप, संप्रेषण नियंत्रण का प्रारूप। तो यह दोनों है। कौन कौन से? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है? प्रशिक्षण मनोविज्ञान का प्रारूप और संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप में महत्व दिया गया है, किसको दिया गया है? कार्य विश्लेषण को और अंतर्निहित प्रशिक्षण अवयव को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? शिक्षक की क्षमताओं के तत्वों पर आधारित शिक्षण प्रतिमान है। कैसे हैं? फ्लोरिडा प्रतिमान, मिशिगन प्रतिमान और साक्यूरेक्स साइराक्यूज प्रतिमान। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, रॉबर्ट गाग्ने ने प्रशिक्षण मनोविज्ञान का सिद्धांत बताया है। कौन सा बताया है? देखिए उनको पढ़ते हैं। एक तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, व्यक्ति जिस कार्य को संपादित करता है उसके कार्य विश्लेषण से उसके तत्वों का विभाजन संभव है। ऑप्शन बी, तात्विक कार्यों का संपादन अधिगम स्थानांतरण में सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन सी, तात्विक कार्यों की व्यवस्था अधिगम के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करती है। तो ये क्या है? उपरोक्त सभी, यह सभी है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप में शिक्षण का केंद्र बिंदु माना गया है। तो किसको माना गया है? ऑप्शन नंबर है सी, अधिगम को। ऑप्शन नंबर सी, अधिगम। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रणाली विश्लेषण विश्लेषण को कहा जाता है क्या? प्रणाली विश्लेषण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, शिक्षा तकनीकी तृतीय। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, काइवरमोटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? तो वह जो भाषा शब्द है वह है ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। किसकी? काइवरमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षण तकनीकी तीन प्रकारों के सम्मिश्रण से बना है। क्या? शिक्षण तकनीकी जो है तीन प्रकारों के सम्मिश्रण से बना है। वह कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर है कठोर उपागम, कोमल उपागम और प्रणाली विश्लेषण। तो यह सभी है। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा तकनीकी में दे शब्द प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए शिक्षण, ऑप्शन बी तकनीकी। तो यह दोनों है। ऑप्शन नंबर सी। सॉरी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, प्रणाली विश्लेषण के सिल्वर्ट मॉडल में कितनी बातों को प्रमुखता दी जाती है? तो जो दी जाती है ऑप्शन नंबर है सी, 4 बातों की प्रमुखता दी जाती है। 4 बातों को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षा के स्थायी तरीकों में इन भागों को पहचानने के लिए जिनमें पारस्परिक संबंध जोड़ा जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? विश्लेषण का। किसका जोड़ा जा सकता संबंध? विश्लेषण का। क्वेश्चन नंबर 22, टीक्यूएम किस विषय से संबंध है? टीक्यूएम जो संबंध है वह प्रबंधन से है। ठीक है, अब समझ आया टीक्यूएम का मतलब क्या है? टीक्यूएम का मतलब होता है प्रबंधन से। क्वेश्चन नंबर 23, टीक्यूएम का लक्ष्य नहीं है। अब देखिए जो लक्ष्य है उनको आपको पता चल जाएगा। ग्राहक सेवा में सुधार करना,
कर्मचारियों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, कर्मचारी उत्पादक बढ़ाना, व्यापार पर कब्जा करना तो नहीं ही हो सकता है। तो इसलिए यह जो आपका ऑप्शन है यह हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। वैसे तो यह गलत ऑप्शन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वह कौन सा है यहाँ के हिसाब से, वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि यहाँ बोला गया है कौन सा ऐसा है जो लक्ष्य नहीं है, तो यही है जो लक्ष्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, स्वोट क्या है? या जो है एक प्रकल्प है। ऑप्शन बी, एक व्यावसायिक उद्यम में शामिल शक्तियों, कमजोरियों और खतरों के मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया गया एक सामरिक योजना क्रम है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, एक स्वोट विश्लेषण के कितने क्षेत्र होते हैं? तो उसके जो होते हैं 4 क्षेत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, स्वेट विश्लेषण के तत्व कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो शक्तियां हैं, कमजोरियां हैं, अवसर और खतरे हैं। अब ये देखिए आपको पूरे पता चल गया। पहले तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता चल गया। ऑप्शन नंबर 26 का, क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, स्वेट का उद्देश्य क्या है? सकारात्मक शक्तियों को प्रकट करना। अब देखिए पूरी तरह से इसके बारे में आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 28, स्वेट विश्लेषण तकनीक का श्रेय किसे जाता है? या जो जाता है, ऑप्शन नंबर है ए, अल्बर्ट हम्फ्री को। इसको अल्बर्ट हम्फ्री को। क्वेश्चन नंबर 29, शक्तियां कहलाती हैं क्या? जो मजबूत होती हैं, जो सुदृढ़ होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति या कंपनी के गुण जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए होती हैं। तो यह जो करेक्ट ऑप्शन है भाई वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, कमजोरियां कहलाती हैं लोगों का अभिमान, स्वयं का अभिमान। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति या कंपनी के गुण जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हानिकारक होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, स्वेट विश्लेषण में अवसर कहलाते हैं। तो अवसर क्या कहलाते हैं? अवसर जो होते हैं बाहरी परिस्थितियां जो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपयोगी होते हैं। तो जो यही जो है इसमें अवसर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, स्वेट विश्लेषण में खतरे कहलाते हैं। तो खतरे इसमें क्या होंगे? व्यक्ति का व्यवहार होगा, व्यक्ति की मानसिक स्थिति होगी, या बाहरी परिस्थितियां जो उद्देश्य को नुकसान पहुंचा सकती है। तो स्वेट विश्लेषण में खतरे कहलाते हैं यही, क्या? बाहरी परिस्थितियां जो उद्देश्य को नुकसान पहुंचा सकती है। क्वेश्चन 33, स्वोट को उपयोग करने का तरीका क्या है? एक तो है आपका मिलान करके, दूसरा है परिवर्तन करना। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, स्वेट में मिलान से तात्पर्य क्या है? शक्तियां तथा अवसरों से मिलान करवाना। ठीक है, अब आप इस चीज को समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 35, स्वेट में परिवर्तन करना से आशय क्या है? स्वेट में परिवर्तन करना से आशय है कमियों तथा खतरों में शक्तियों के अवसर में बदलना। अब दोनों चीजें आपको पता चल गई होंगी। पहले स्वेट को उपयोग करने का तरीका क्या है? एक तो है आपका क्या, मिलान करके करने से। कैसे है? मिलान करके करेंगे। दूसरा कैसे करेंगे आप? परिवर्तन करके करेंगे। और मिलान से क्या तात्पर्य है आपको पता चल गया, और परिवर्तन से क्या तात्पर्य है ये भी आपको अभी यहाँ पे क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 36, यदि खतरों तथा कमजोरियों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता तो एक कंपनी को क्या करना चाहिए? एक कंपनी को करना चाहिए, कंपनी को उन्हें कम करने या टालने की कोशिश करना चाहिए। जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, स्वेट में रूपांतरण है क्या? रणनीति का एक उदाहरण। ऑप्शन बी, नए बाजारों की खोज करना। तो जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 38, स्वेट विश्लेषण मूल्यांकन में सुविचारित रणनीतियों को कर सकता है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्या कर सकता है? वो कर सकता है सीमित, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, स्वेट को एक विकल्प के रूप में आर्मस्ट्रॉन्ग कितने कदम दृष्टिकोण विकल्प का वर्णन करता है जो बेहतर संगठित कार्य संपादन की ओर ले जाता है?
तो जो करता है 5 कदम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, स्वेट विश्लेषण का उद्देश्य किन कारकों की पहचान करना है? वह जो है मूल, आंतरिक, बाह्य, इन सभी के। क्वेश्चन 41, स्वेट विश्लेषण के कारकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो जो बांटा जा सकता है ऑप्शन नंबर है बी, 2। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42, स्वेट विश्लेषण का आंतरिक कारण क्या है? तो जो इसका आंतरिक कारण है शक्तियां और कमजोरियां, ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। और बाह्य कारक क्या है? बाह्य कारक है अवसर और खतरे, इस हिसाब से इसका भी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 44, संगठन के उद्देश्य पर उनके प्रभाव के आधार पर आंतरिक कारकों को किस रूप में देखा जा सकता है? उनको जो देखा जा सकता है, एक तो शक्ति के रूप में, दूसरा कमजोरियों के रूप में। इस हिसाब से जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, संगठन के उद्देश्यों पर प्रभाव डालने वाले बाह्य कारक हैं। तो कौन कौन से कारक हैं? एक तो है आपका व्यापक आर्थिक मामले, दूसरा है तकनीकी बदलाव और है विधान। तो जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 46, स्वेट विश्लेषण कब इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर है सी, फैसला निर्माण करने वाली स्थिति में। स्वेट विश्लेषण कब इस्तेमाल किया जा सकता है? फैसला निर्माण करने वाली स्थिति में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, स्वेट विश्लेषण उदाहरणों में शामिल है, कौन कौन शामिल है? गैर लाभ संगठन, ऑप्शन बी, सरकारी इकाइयां, ऑप्शन सी, व्यक्ति। तो कब कैसे हैं? यह सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 48, स्वेट विश्लेषण है क्या है? स्वेट विश्लेषण जो है एक तकनीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 49, स्वेट विश्लेषण किसे पहचान करने में मदद करता है? एक तो ताकत को पहचान करने में, कमजोरी को पहचान करने में, अवसर और खतरों को पहचान करने में। तो जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 50, स्वेट विश्लेषण की अवधारणा किस दशक में दी गई थी? वह जो दशक है 1960 के दशक में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51, स्वेट विश्लेषण में ताकत क्या है? जो ताकत है एक संसाधन, एक एवं क्षमता, संसाधन या क्षमता है, तो वह है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52, स्वेट विश्लेषण में कमजोरी का उदाहरण होगा, क्या उदाहरण होगा? वैश्विक महामारी के कारण बिक्री धीमी होना हो गई, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में बढ़ोतरी, अत्यधिक उत्तोलन व सरकार निर्यात सब्सिडी खत्म कर रही है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 53, एक स्वेट विश्लेषण जांच है क्या है? एक फर्म की ताकत, एक फर्म की कमजोरी की, एक फर्म के अवसरों तथा खतरों की, या 53 ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी की, तो सभी की। क्वेश्चन 54, स्वेट विश्लेषण का सबसे कठिन भाग क्या है? सबसे कठिन भाग जो है इसका अवसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 55, स्वेट विश्लेषण की विशेषता है, ऑप्शन नंबर डी। यह सभी कौन कौन से? कथानक, सेटिंग और दृष्टिकोण। 55 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 56, अपनी ताकत को पहचानने का तरीका है क्या है? अपनी क्षमताओं को समझना, अपनी क्रियाएं सूचीबद्ध करना, या सी, एक रिफ्लेक्टिव बेल्ट सेल्फ एक्सरसाइज परफॉर्म करना। तो 56 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है आपका डी। क्वेश्चन में 57 दिया गया है, स्वेट विश्लेषण इस प्रकार का उपकरण है जो मदद करता है, किस चीज में मदद करता है? एक लक्ष्य निर्धारित करने में, एक विस्तृत कैरियर योजना बनाने में, या योजनाओं पर कार्य करने में। जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर है डी। क्वेश्चन नंबर 58, स्वेट विश्लेषण कठिन क्यों है? ऑप्शन ए दिया गया है पदानुक्रम की कमी के कारण, ऑप्शन बी धन की कमी के कारण, ऑप्शन सी योजना की कमी के कारण, या ऑप्शन डी अवसर की कमी के कारण। तो ये जो है क्यों ऐसा है? स्वेट विश्लेषण कठिन क्यों है? पदानुक्रम की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, स्वेट विश्लेषण की कमजोरी क्या है?
ऑप्शन ए देखिए, इसमें क्या दिया गया है, यह कंपनी के सामने मौजूद शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और खतरों के प्रकार तथा सीमा को अधिक सरल बना सकता है। ऑप्शन बी, यह अन्य कंपनियों की कुछ ताकतों और कमजोरियों को नजरअंदाज कर सकता है। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 60, स्वोट विश्लेषण की सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ी जो गलती है, एक वस्तु को सूचीबद्ध करना, बहुत सी वस्तुओं को सूचीबद्ध करना। तो सबसे बड़ी जो गलती है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61, विश्लेषण क्या है? विश्लेषण है किसी विधान की सूक्ष्मता से परीक्षण करना। विश्लेषण क्या है? किसी विधान की सूक्ष्मता से परीक्षण करना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62, टीक्यूएम है। टीक्यूएम क्या है? एक सिद्धांत है। क्या है? एक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 63, टीक्यूएम किसका सिद्धांत है? टीक्यूएम जो सिद्धांत है समाज शास्त्र का। किसका है? सॉरी, इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, टीक्यूएम जो है प्रबंधन का सिद्धांत है। टीक्यूएम एक संगठनात्मक कार्य को एकीकृत करता है। कैसे? विपणन करके, वित्त और इंजीनियरिंग से। यह सभी ऑप्शन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, अब समझ आया टीक्यूएम की फुल फॉर्म? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या निर्धारित करता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है सामग्री को निर्धारित करता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, टीक्यूएम कंपनी किस चीज में सुधार लाती है? टीक्यूएम कंपनी उत्पादकता में, लाभप्रदता में, मापनीयता में, तो इन सभी में लाभ लाती है। क्वेश्चन नंबर 66, क्या दिया गया है? टोटल क्वालिटी प्रोडक्ट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है, प्रत्येक प्रोडक्ट के दोष को खोजना, प्रोडक्ट के दोष को दूर करना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67, टीक्यूएम लागू करने से लाभ होता है किसको? वस्तु की गुणवत्ता बढ़ती है, ब्रांड का मूल्य बढ़ता है, ऑप्शन सी ग्राहकों में विश्वास बढ़ता है, और ये सभी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, टीक्यूएम को किसने विकसित किया था? तो ये जो विकसित करने वाले साहब हैं विलियम डेमिंग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69, टीक्यूएम किस संगठनात्मक कार्य को एकीकृत नहीं करता है? वह जो नहीं करता है सामाजिक संबंधन को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है, टीक्यूएम को किस दशक में विकसित किया गया था? तो 1980, ऑप्शन नंबर सी। टीक्यूएम का पूरा नाम क्या है? अब ये देखिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी। कितने चरणों में विभाजित किया गया है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, दो चरण। 73, टीक्यूएम का चरण है क्या? तो यह सभी हैं। एक तो गुणवत्ता निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन। तो यह सभी हैं आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74, टीक्यूएम का चरण नहीं है तो गुणवत्ता योजना, बाकी सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 75, टीक्यूएम का उपयोग मुख्य रूप से आज किस देश में किया जा रहा है? तो इसका जो उपयोग किया जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, जापान। क्वेश्चन नंबर 76, टीक्यूएम का लक्ष्य क्या है? ग्राहक सेवा में सुधार करें, सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों की गुणवत्ता में सुनिश्चितता की जाए, कर्मचारी उत्पादकता बढ़े, और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, टीक्यूएम त्रुटियों को कैसे कम करता है? तो ये जो कम करता है कंपनी के आंतरिक प्रक्रिया मानकों का उपयोग करके, ऑप्शन बी कंपनी के दिशा निर्देशों का पालन करके। इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, गुणवत्ता आश्वासन के 3 सी क्या है? एक है आपका ऑप्शन नंबर पूर्णता, कंप्लीट, शुद्धता, करेक्ट, और स्पष्टता। ये 3 सी जो है आपके यही है। क्वेश्चन नंबर 79, प्रबंधन का सिद्धांत क्या है? प्रबंधन का जो सिद्धांत है कुल गुणवत्ता प्रबंधन, संगठनात्मक व्यवहार। जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80, प्रबंधन के सिद्धांतों को किस कारण अपनाया जाता है? प्रबंधन के सिद्धांतों को प्रदर्शन में सुधार के लिए, उत्पादकता में सुधार के लिए, समग्र सफलता के सुधार के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81, टीक्यूएम केंद्रित है किस पर? केंद्रित है
ग्राहकों की जरूरतों पर, निरंतर सुधार पर, गुणवत्ता मंडल पर। तो 81 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 82, विलियम एडवर्ड्स डेमिंग थे, क्या थे? ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। एक प्रबंधन विचारक, सांख्यिकी विधि और व्यापक व्यापार सलाहकार, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 83, टोटल क्वालिटी कंट्रोल शब्द किसने गढ़ा है? ये जो गढ़ा है आर्म्ड फिगन बाम ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84, TQM दर्शन के पीछे व्यापक तत्व है, क्या है? ग्राहक फोकस, कर्मचारी भागीदारी, एकीकृत प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85, गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया का चरण है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर है डी। ये सभी कैसे? योजना बनाना भी है, योजना लागू करना भी है, जांचना और समायोजित करना भी है। क्वेश्चन नंबर 86, गुणवत्ता आश्वासन का घटक क्या है? गुणवत्ता आश्वासन का घटक है ऑप्शन नंबर ए संरचना, बी है प्रक्रिया और सी है परिणाम। यह सभी है। 87, डेमिंग का मूल सिद्धांत क्या है? तो डेमिंग के जो मूल सिद्धांत है ये सभी हैं, इनको आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 88, डेमिंग के कितने अंक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर है सी 14। क्वेश्चन 89, गुणवत्ता के संबंध में डेमिंग ने कितने सिद्धांत सुझाए हैं? तो वो है 14। क्वेश्चन नंबर 90, आउट ऑफ द क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन हैं? वो जो लेखक हैं डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग। क्वेश्चन नंबर 91, डेमिंग के सिद्धांतों के कारण कहाँ आर्थिक क्रांति हुई थी? तो वह हुई थी जापान में। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था ये कहाँ यूज हो रही है, तो जापान में। क्वेश्चन नंबर 92, डेमिंग ने जापान में क्या किया? निर्माताओं को आर्थिक रूप से उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन करना सिखाया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93, गुणवत्ता आंदोलन का जनक कौन है? अब ये देखिए डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग को। 93 का ऑप्शन नंबर ए। 94, डॉक्टर डेमिंग को 1950 में किसने आमंत्रित किया था? ऑप्शन नंबर सी, जापानी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने। 95, स्कूल में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक गुणवत्ता सांस्कृतिक एक गुणवत्ता संस्कृति के निर्माण से संबंधित है। इसका उद्देश्य सभी शैक्षिक ग्राहकों की संतुष्टि से है। TQM को लागू करने वाले शैक्षणिक संसाधन प्रतिष्ठिता जीतने के लिए निरंतर सुधार करने से। तो यह सभी है ऑप्शन नंबर डी। 96, विद्यालय में गुणवत्ता प्रबंधन की अवधारणा क्या है? तो यह नीतियों और प्रणालियों द्वारा समर्थित एक प्रक्रिया है। इसका उपयोग संसाधन द्वारा छात्रों द्वारा की गई शिक्षा और अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए शोध की गुणवत्ता वृद्धि हेतु किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97, शिक्षा में कुल गुणवत्ता प्रबंधन का महत्व क्या है? तो जो महत्व है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा प्रक्रिया में सभी गतिविधियों में निरंतर सुधार हेतु गुणवत्ता में सुधार आवश्यक है, ऑप्शन बी। आंतरिक तथा बाह्य गुणवत्ता सुधार से बेहतर गुणवत्ता तक पहुंचा जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 98, कुल गुणवत्ता प्रबंधन की चुनौती क्या है? गुणवत्ता उपलब्ध गुणवत्ता प्रणाली प्रलेखन की कमी, बी प्रक्रिया की आवश्यकता की समझ की कमी, TQM को लागू करने के लिए उच्च लागत। तो जो करेक्ट ऑप्शन है डी है, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 99, विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व क्या होता है? प्रधानाचार्य का। ये ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100, विद्यालय में प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है? एक तो होती है शिक्षा विदों द्वारा बनाए गए लक्ष्यों की निष्ठापूर्वक प्राप्ति, ऑप्शन बी मिलजुल कर रहने की कला सिखाना, ऑप्शन सी स्कूल संबंधी गतिविधियों तथा कार्यों का संचालन और संयोजन, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 101, विद्यालय में निरीक्षणकर्ता कौन होता है? विद्यालय में निरीक्षणकर्ता होता है प्रधानाध्यापक। 102, गुणवत्ता प्रबंधन का मुख्य अंग क्या है? तो गुणवत्ता की योजना, गुणवत्ता आश्वासन
ऑप्शन सी गुणवत्ता नियंत्रण। तो ये क्या है? यह सभी है। क्वेश्चन नंबर 103 स्वेट विश्लेषण की विशेषता नहीं है, तो उसकी जो विशेषता नहीं है वह हो जाती है तर्क। तो इस तरह हम लोगों ने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2। अब हम लोग करेंगे अपने यूनिट नंबर 3 और 4 नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा, प्लीज़ इसको देखिए और रिवीजन मोड आपका और फास्ट करें, ठीक है? अगर आपको ये सही लग रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तबीयत ना सही होने के कारण से मैं इसको इतने लेट से करा पाया हूँ, तो आप लोग इस चीज़ को उम्मीद करता हूँ समझेंगे समझदारी के साथ। और अभी आप अपनी प्रिपरेशन करिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ठीक है? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।